देश की राजनीति हो या दुनिया का पावर गेम, हर बड़ी खबर, हर बड़ी साजिश सच के साथ, एनालिसिस के साथ। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है दुनिया के भविष्य की कहानी। आप देख रहे हैं आरके न्यूज स्टूडियो। भारत ने आकर डोनाल्ड ट्रंप के किस प्रपोजल को सीधे एक्सेप्ट नहीं किया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक एक कॉल पर अमेरिका क्यों रवाना हो गए? सऊदी अरब किस मीडिएशन में आगे बढ़ चुका है? और बांग्लादेश को लेकर भारत अब कौन सी पुरानी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है? आज कई ऐसी बड़ी और स्ट्रेटेजिक अपडेट सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका संबंधों की। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की पहली आधिकारिक बैठक की घोषणा कर दी है। 19 फरवरी को यह मीटिंग खुद ट्रंप होस्ट करने वाले हैं। खास बात यह है कि पहले जिसे यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कहा जाता था, उसका नाम बदलकर ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कर दिया है और यही इस मीटिंग का वेन्यू होगा। इस इनॉग्रल मीटिंग के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को औपचारिक निमंत्रण भेजा है और शहबाज शरीफ इसे अटेंड करने के लिए अमेरिका रवाना भी हो चुके हैं। इसी के साथ भारत को भी इनविटेशन भेजा गया है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कोई फाइनल जवाब नहीं दिया है। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि भारत इस प्रस्ताव को कंसीडर और रिव्यू कर रहा है। डिप्लोमेटिक भाषा में इसका मतलब साफ है, ना तो हाँ और ना ही ना। सरकार इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के साथ बैठना भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को कैसे प्रभावित करेगा। क्या इससे भारत को रणनीतिक फायदा होगा या फिर कोई अनचाहा डिप्लोमेटिक मैसेज जाएगा? विदेश मंत्रालय और संबंधित विभाग हर एंगल से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो भारत टाइम बाय कर रहा है, क्योंकि सीधे इन्विटेशन ठुकरा देना डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को ठेस पहुंचा सकता है और वॉशिंगटन इसे नेगेटिव सिग्नल के तौर पर देख सकता है। इसलिए कंसीडर और रिव्यू कहकर भारत ने फिलहाल गेंद अपने पाले में रख ली है। ट्रंप ने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स ने गाजा की रीबिल्डिंग के लिए $5 बिलियन कमिट किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इसमें कितना योगदान देता है, क्योंकि शरीफ खुद इस मंच पर मौजूद रहेंगे। अब बढ़ते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों की तरफ। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने शेख हसीना के दौर की सिंगल पिलर नीति से सबक लेते हुए नई रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बांग्लादेश में एक समारोह में शामिल होने गए थे, उन्होंने ढाका में जमाते इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात की है। जी हाँ, वही जमाते इस्लामी जिसके कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बयानबाजी और बांग्लादेश हिंदू समुदाय पर हमलों के आरोप लगते रहे हैं। यह मुलाकात आधिकारिक स्तर पर भारत और जमाते इस्लामी के बीच पहला औपचारिक संपर्क मानी जा रही है। बैठक में क्या चर्चा हुई है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन साफ संकेत है कि भारत अब मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी की ओर बढ़ रहा है। पहले भारत का झुकाव स्पष्ट रूप से शेख हसीना की आवामी लीग की ओर था। बीएनपी और जमात को लगभग इग्नोर किया जाता था, लेकिन अब भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बांग्लादेश की किसी भी पार्टी के सत्ता में आने पर उसके साथ कम्युनिकेशन चैनल पहले से खुले हों। मतलब साफ है, भारत अब किसी एक नेता पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, ना ही यह संदेश देना चाहता है कि शेख हसीना के बाद वह सिर्फ तारिक रहमान या बीएनपी पर निर्भर है। जमाते इस्लामी से संपर्क को अगर रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह डैमेज कंट्रोल के साथ साथ फ्यूचर प्रूफिंग भी है, ताकि भविष्य में अगर राजनीतिक बदलाव होता है तो भारत असहज स्थिति में न फंसे। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया है, उसी तरह पाकिस्तान ने भी उन्हें अपने देश आने का न्योता भेज दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है, तारिक रहमान पहले भारत आते हैं या पाकिस्तान? आपकी क्या राय है? क्या जमाते इस्लामी से संवाद शुरू करना भारत के लिए सही कदम है या यह एक जोखिम भरा प्रयोग है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। भारत में क्रिकेट का जुनून किस लेवल पर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इटली और नामीबिया जैसे देशों के मैच भी यहाँ हजारों दर्शक स्टेडियम में बैठकर देखते हैं। यही जबरदस्त क्रेज अब विदेशी क्रिकेट बोर्ड को भी भारत की मार्केट की तरफ खींच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगले साल बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में कराने की प्लानिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 2 सीनियर अधिकारी इसी प्रस्ताव को लेकर भारत आए थे और उन्होंने कोशिश की है कि कम से कम BBL का पहला मुकाबला भारतीय जमीन पर हो। अब यहाँ असली सवाल यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI इसकी अनुमति देगा, क्योंकि BCCI अपने कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को किसी भी विदेशी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में क्या हुआ है, किसी दूसरी लीग को भारत में एंट्री देगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मकसद बिल्कुल साफ है, ऑडियंस और रेवेन्यू। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट मार्केट है। टीवी व्यूअरशिप, डिजिटल स्ट्रीमिंग और स्पॉन्सरशिप डील सब रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज की वैल्यूएशन अब $1 बिलियन तक पहुंच चुकी है और ग्लोबल फुटबॉल क्लब्स को टक्कर दे रही है। अगर BBL का ओपनिंग मैच भारत में होता है तो इंडियन ऑडियंस के साथ साथ ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स
और बड़े एडवर्टाइजर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट दिलचस्प है, लेकिन इससे आईपीएल की ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ सकता है। आपका क्या मानना है, बीसीसीआई को इजाजत देनी चाहिए या नहीं? अब बढ़ते हैं भारत और फ्रांस की बड़ी स्ट्रेटेजिक अपडेट की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस समय भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कई अहम बैठकें हुई हैं। इन बैठकों के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक अपग्रेड करने की घोषणा की है। इसका मतलब साफ है कि अब यह साझेदारी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और बैलेंस की दिशा में भी काम करेगी। इंडिया फ्रांस होराइजन 2047 रोड मैप के तहत डिफेंस, सिक्योरिटी, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्शन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। हर साल विदेश मंत्रियों के बीच स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा, जिसमें प्रोग्रेस रिव्यू की जाएगी। 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है, जिसमें एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एरोनॉटिक ट्रेनिंग पर फोकस रहेगा। डिफेंस सेक्टर में को होराइजन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात हुई है। एडवांस हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शामिल है। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के जरिए भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने और यूक्रेन और मिडिल ईस्ट जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर सहमति जताई है। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने का भी संकल्प लिया गया है। फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी को 15 से 17 जून को होने वाले G7 समिट में भी आमंत्रित किया है। इस साल G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है, इसलिए संभावना है कि वहाँ मोदी और ट्रंप की अगली मुलाकात भी हो सकती है। अब बात करते हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। जो काम कतर और तुर्की नहीं कर पाए हुए, आखिरकार सऊदी अरब ने कर दिखाया। पहले कतर और फिर तुर्की ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन दोनों असफल रहे। इसके बाद सऊदी अरब ने तालिबान शासन और पाकिस्तान के बीच बातचीत की पहल की और अब खबर यह है कि इस कोशिश को बड़ी सफलता मिली है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है, जिन्हें अक्टूबर 2025 में सीमा पर हुई झड़पों के दौरान पकड़ लिया गया था। इन सैनिकों को काबुल में सऊदी प्रतिनिधि मंडल को सौंपा गया है और वे पाकिस्तान लौट चुके। तालिबान ने इसे रमजान से पहले गुडविल जेस्चर बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि सऊदी अरब की सक्रिय भूमिका के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नरमी आई है। पिछले महीनों में जो तनाव चरम पर था, वह अब धीरे धीरे कम हो सकता है। अब देखना होगा कि यह अस्थायी सुधार है या दोनों देशों के रिश्तों में स्थायी बदलाव की शुरुआत। दुनिया की राजनीति आज कैलेंडर से नहीं, घटनाओं की रफ्तार से चल रही है। आज जो फैसला लिया जा रहा है, कल उसी पर सवाल उठ रहे हैं। समीकरण बदलते हैं, साझेदार बदलते हैं और दबाव की राजनीति हर मोर्चे पर दिख रही है। ऐसे माहौल में भारत के हर कदम का असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले कल पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि खबर सिर्फ देखी न जाए, समझी जाए। आरके न्यूज स्टूडियो घटनाओं की सुर्खियों से आगे जाकर उनके पीछे की रणनीति, उनका भारत पर प्रभाव और उनकी असली दिशा को सरल और तथ्यात्मक भाषा में सामने रखता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। आपका हर एक सपोर्ट हमें और मजबूती से सच दिखाने की हिम्मत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।